हाय गाइस, हाउ आर यू। तो आज हम विश्वास सीरीज का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन अब आपको ये टेंशन नहीं है कि आपको साथ साथ नोट करना है। अब आप ये सभी नोट आपको अवेलेबल होंगे टेलीग्राम हमारे चैनल पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहां से जो भी नोट्स हैं आप उनको नोट को आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि साथ के साथ आपको नोट करना भी पड़ेगा। जैसे ही मैं पढ़ाता हूँ पढ़ा रहा हूँ, ये सेम वहां पर आपको नोट्स इसी तरह से मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए टोटल एसेट टर्नओवर, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो ये आपको गिवन है 4। ठीक है। और नेट प्रॉफिट 10% है। किसका 10% ये नहीं कहा है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। आपको ये हमेशा याद रखना होता है कि अगर बोलता है नेट प्रॉफिट ओनली परसेंट देता है तो आप उसको मानते हैं ऑन सेल। जितने भी रेशो के क्वेश्चन होंगे, अगर वहां पर नहीं कहता है कि प्रॉफिट किसका कितना परसेंट है, तो आप मानेंगे कि ये सेल का है। ये बात अंडरस्टूड है। ठीक है। आगे देखते हैं। टोटल एसेट दी हुई है आपको 50,000। और आपसे पूछा क्या है, द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट वुड बी। नेट प्रॉफिट का अमाउंट क्या होगा, शुद्ध लाभ कितना होगा यदि आपको कुल संपत्ति शुद्ध और कुल संपत्ति आवर्त अनुपात दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले की बात करेंगे। देखिए, इन जितने भी रेशो होते हैं इनकी 4 कैटेगरी होती हैं। 4 टाइप के हम रेशो कह सकते हैं जो आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। 4 टाइप्स रेशो आपसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप कौन से होते हैं? फर्स्ट टाइप की अगर बात करें तो फर्स्ट टाइप होते हैं आपके लिक्विडिटी रेशो। फर्स्ट टाइप होते हैं आपके लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो। सेकंड टाइप होते हैं आपके, सेकंड टाइप होते हैं आपके इसमें सोलवेंसी रेशो। सेकंड टाइप है आपकी सोलवेंसी रेशो, सोलवेंसी रेशो। और इस रेशो को लॉन्ग टर्म सोलवेंसी भी कह देते हैं। क्या है ये? लॉन्ग टर्म सोलवेंसी यही होते हैं। और थर्ड होते हैं आपके टर्नओवर रेशो, टर्नओवर रेशो। और टर्नओवर रेशो को हम एक्टिविटी रेशो भी कह देते हैं, एक्टिविटी रेशो भी इसको कह देते हैं। और फोर्थ और लास्ट होता है इसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। फोर्थ एंड लास्ट होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो फोर्थ होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इसको भी नोट कर लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है। इसकी हम आपको जब इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ाएंगे तो इसकी हम आपको टोटल हिंदी और इंग्लिश दोनों में टोटल डिटेल भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब यहाँ पर बात किसकी हुई है? टर्नओवर रेशो की बात हुई है। टर्नओवर रेशो या एक्टिविटी रेशो, इसमें आपके कौन कौन से रेशो होते हैं? देखिए, इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो होता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो होता है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो होता है, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो होता है। और आपका होता है इसमें फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, और नेट एसेट टर्नओवर रेशो, और टोटल एसेट टर्नओवर रेशो। तो यहाँ पर जो गिवन है हमें, वो गिवन है हमसे जो पूछा है वो टोटल एसेट टर्नओवर रेशो की बात करा है। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, इसका फॉर्मूला होता है RFO मीन्स सेल, RFO मीन्स सेल। और इधर होता है टोटल एसेट, टोटल एसेट्स। तो ये इनका फॉर्मूला होता है RFO इंटू, ठीक है, RFO इंटू टोटल, टोटल एसेट। ठीक है। अब RFO क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम सेल भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? सेल भी कह देते हैं। अब आपको यहाँ क्या क्या गिवन है
वो यहाँ फॉर्मूले में आप लिखेंगे। देखते हैं क्या गिवन है यहाँ पर। आपको टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 4, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 इजिकल टू, यहाँ पर आरएफओ क्या गिवन है आपकी, आरएफओ मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल। तो सेल गिवन है क्या, देखिए टोटल एसेट गिवन है, तो सेल आपको गिवन नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। नीचे लिखते हैं टोटल एसेट। टोटल एसेट कितनी है आपकी, 50,000 टोटल एसेट दी हुई है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल, इसको मैं सेल भी लिख सकता हूँ, सेल नहीं दी हुई तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब सेल कितनी आएगी, देखिए ये 50,000 इधर जाकर मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका सेल इजिकल टू 4 इंटू 50,000, दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख। इट मीन्स आपकी जो सेल है वो 2 लाख सेल है, ठीक है, सेल होगी 2 लाख। लेकिन हमसे सेल नहीं पूछा था, हमसे पूछा था उसने प्रॉफिट, तो हमें तो प्रॉफिट बताना है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी रेट दी होती है तो इसको हम किसकी रेट मानते हैं, सेल की। तो अब बात करेंगे इस रेट की। देखिए हमें नेट प्रॉफिट की रेट दी हुई है, हमें क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट की रेट गिवन है, कितना परसेंट है, 10%। किसका ये नहीं बताया, तो ये होता है ऑन सेल। और सेल आपको पता है, अभी 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 हमने ये फाइंड की है, तो 10 इंटू सेल, सेल कितनी आई हमारी 2 लाख, तो 2 लाख यहां पर लिख देंगे। और अपॉन 100, ये परसेंट हटाने के लिए 100, इसको डिवाइड करेंगे, 20 से 20 कट कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 20,000, ये आ जाएगा आपका 20,000। तो नेट प्रॉफिट जो होगा यहाँ पर वो आपका नेट प्रॉफिट होगा 20,000 मीन्स 20,000 रुपए। अब आप सही आंसर देखेंगे, सही आंसर क्या है आपका, सी, सी इज राइट आंसर। और क्वेश्चन का लेवल अगर आप देखें तो ये देखिए यूपी पीसीएस प्री 2001 में पूछा गया है, तो सीयूईटी या आपका एस्टेट ये तो इसके सामने कुछ है ही नहीं, या डीएसएस भी है, तो उसके लेवल का ये क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन काफी अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रॉ मटेरियल शुड बी वैल्यूड एट, जो कच्चा माल होता है उसका मूल्यांकन, कच्चे माल का जो मूल्यांकन किया जाता है वो कैसे किया जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपी पीसीएस प्री 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगर आप वैल्यूड कर रहे हैं रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को, तो आप किस पर करेंगे, मार्केट प्राइस पर वैल्यूड करेंगे या रियलाइज्ड वैल्यू पर आप उसको वैल्यूड करेंगे, या कोस्ट पर वैल्यूड करेंगे, कोस्ट मतलब जितने में आपने खरीदा था इसको, या कोस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, या लागत और बाजार मूल्य जो भी दोनों में से कम है आप उसमें से पूछे, आप उस पर वैल्यूड करेंगे। तो जो रॉ मटेरियल वैल्यूड होता है वो दोनों में से जो कम हो, एक आपकी कॉस्ट और दूसरा आपका मार्केट प्राइस, ठीक है, जो भी इनमें से कम होता है उसी पर ही हम वैल्यूड करते हैं अपने रॉ मटेरियल की, ठीक है। अपने यहाँ जो हम शो करेंगे वो रॉ मटेरियल को उस अमाउंट पर करेंगे जो भी इन दोनों में से कम आ रहा होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी शो ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, मतलब इनमें से चिट्ठे में, मतलब बैलेंस शीट में, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में एसेट साइड जो होती है, बैलेंस शीट की एसेट साइड होती है, आपकी ये बैलेंस शीट है और इस बैलेंस शीट की दो साइड होती हैं, एक होती है आपकी लाइबिलिटी साइड और एक होती है आपकी एसेट साइड, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो एसेट साइड है इसमें कौन सा शो करोगे आप, क्या आप प्रीपेड इंश्योरेंस को दिखाओगे एसेट में, या आप शेयर प्रीमियम को दिखाएंगे, या आउटस्टैंडिंग वेजेस को दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी को दिखाएंगे। क्वेश्चन आया हुआ है आपका यूपीपीसी एस प्री 2003 में। तो देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस को समझिए पहले, ये क्या है, आपने एडवांस में इंश्योरेंस पेड कर दिया, इस ईयर का, इस ईयर का देना तो था, हम हमें देना तो था 10,000, लेकिन मान लेते हैं हमने 15,000 पेड कर दिया, मतलब 5
1000 एडवांस में पेड कर दिया इंश्योरेंस। जब आपने इंश्योरेंस पेड कर दिया तो ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी एसेट बन गई। तो एसेट साइड में कौन सा जाना चाहिए। दूसरी बात, आप देखते हैं शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम कहाँ दिखाया जाता है, शेयर होल्डर फंड में दिखाया जाता है शेयर प्रीमियम। और शेयर होल्डर फंड कहाँ आता है, लाइबिलिटी में आता है। तो ये कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड जाएगा। और आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब इस साल की कुछ वेजेस ऐसी थी जो आपने नहीं दी, और सैलरी भी थी इस साल की जो आपने, हो गया साल पूरा बट आपने पेड नहीं की, तो ये लाइबिलिटी है। और इनको आप कहाँ दिखाएंगे, लाइबिलिटी में शो करेंगे। तो आपका ये भी लाइबिलिटी में जा रहे हैं, और आपका शेयर प्रीमियम भी लाइबिलिटी में जा रहा है। बचा कौन आपका, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ये कहां पर जाएगा जी, ये जाएगा आपकी एसेट में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा इसका ए, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस को हम शो करेंगे एसेट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। स्कंद में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होता। स्कंद मतलब स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक हो या आपका ओपनिंग स्टॉक, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, फिलहाल स्टॉक की बात हो रही है। एजेंट के पास जो आपका माल रखा हुआ है, क्या आप उसको स्टॉक मानेंगे। देखिए ये है आपकी फर्म, और इस फर्म से बाहर आपका एजेंट बैठा हुआ है। अब चाहे आपने यहाँ पर फर्म में रखा हो माल, या आपने अपने एजेंट के पास रखा हो, है तो वो फर्म का गुड्स ही, तो ये भी हमारा क्या होगा, स्टॉक होगा। मीन्स हमारा ये जो होगा माल होगा, तो इसको हम स्टॉक में दिखाएंगे। तो पहले को तो दिखाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, किसको नहीं दिखाओगे। दूसरा कह रहे हैं अनु अनुमोदन अथवा विक्रय या वापस हेतु भेजा गया माल। हमारे पास वो माल, कह रहे हैं जो हमने अनुमोदन के लिए भेजा है, अप्रूवल के लिए माल भेजा है, अप्रूवल हेतु भेजा गया माल, जो हमने अप्रूवल के लिए माल भेजा है, कि उसको दिखाएंगे हम। इसको भी हम स्कंद में, इसको भी स्कंद में दिखाएंगे हम। ठीक है, क्यों दिखाएंगे, कि देखिए जो विक्रय वापस हो गया, जो हमने सेल की थी, अब वो सेल हमारी वापस आ गई, हमारे पास आ गई, तो गुड्स हमारा ही है वो, तो वो भी क्या है हमारा, वो भी स्टॉक होगा, इसको भी हम स्टॉक में दिखाएंगे। आगे कह रहे हैं माल जो बेचा तो जा चुका है, परंतु क्रेता को सुपुर्दगी नहीं की गई है, मतलब अभी डिलीवरी नहीं हुई है। हमने गुड्स सोल्ड तो कर दिया है, लेकिन अभी वेटिंग है, डिलीवरी टू बायर नहीं हुई है। अब एक बात बताइए, आपके पास गुड्स था 10,000 का, आपको इसके पैसे भी मिल गए 10,000 रुपीज, इट मीन्स आपने बेच दिया, लेकिन अभी वो उठाकर नहीं लेगा, एक तरह से उठाकर नहीं लेगा, या आपने भेजा नहीं, तो ये कौन सा आपका स्टॉक हुआ, क्या इसको आप दोबारा बेच देंगे, नहीं। तो ये आपका स्टॉक नहीं है। तो सही ऑप्शन आपका यही होगा, ये यही पूछ रहा था कि कौन सा ऐसा है जिसको आप स्टॉक में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो वो होगा वह माल जो आपने भेज तो दिया है, लेकिन अभी उसको ट्रांसफर नहीं किया है, डिलीवरी नहीं की है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, माल जिसे प्रतिपूर्ति के रूप में गिरवी रखा गया था। अगर किसी का माल आपके पास गिरवी रखा गया है, क्या आप उसको स्टॉक कहेंगे। स्टॉक वही होता है जो आपने बेचने के लिए अपने पास रखा हुआ है, तो हम इसे बेच नहीं सकते, ये हमारा स्टॉक नहीं है। तो आंसर हमारा करेक्ट क्या है, आंसर सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन काफी अच्छा था, क्योंकि यूपी पीसीएस प्री 2002 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफी अच्छा है, पीजीटी 2010 में पूछा गया है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर इज डन एट। तो देखिए जो रजिस्ट्रेशन होता है, अंशों का हस्तांतरण का पंजीयन होता है। अगर आप, एक कंपनी है, मान लेते हैं ए एंड बी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, इसके कुछ शेयर हैं, और ये शेयर मिस्टर जेड के पास है। मिस्टर जेड के पास 5 शेयर हैं, और मिस्टर जेड का नाम कंपनी के यहाँ पर जरूर लिखा होगा, कंपनी के रजिस्टर में कंपनी ने अपने यहाँ पर इसकी एंट्री जरूर की होगी कि हमारे ये शेयर किसके पास है। शेयर होल्डर का एड्रेस वगैरह सब कहाँ होता है, ये कंपनी अपना एक एमओए और साथ में एओए बनाती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो अपने पास रिकॉर्ड रखती है कंपनी, किसके पास हमारे कितने शेयर हैं। अब जेड ने क्या किया, ये शेयर पी को बेच दिए। तो अब
पी को बेच दिए तो ये ट्रांसफर हो गया। अब इस रजिस्ट्रेशन को किसको बताओगे आपके, हमने अब शेयर जो बेच दिए हैं वो पी को पहुंच गए हैं। सीधी बात है भाई, कंपनी को तो बताओगे या गवर्नमेंट को जाके परेशान करोगे, गवर्नमेंट को बताओगे कि आप किसको किसको बेच रहे हैं अपने शेयर। आप कंपनी के शेयर हैं, कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं तो कंपनी को तो बताओगे, तो कंपनी अपने यहाँ उसको रजिस्टर कर लेगी। इट मीन्स कंपनी के यहाँ पर ही इसका रजिस्टर होता है। ये कंपनी के यही रजिस्ट्रेशन कराने होते हैं अगर आप अंशों को हस्तांतरण करते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ शेयर में हैव डिविडेंड इन एरियर्स। निम्न में से किस प्रकार के अंशों का लाभांश बकाया रह सकता है। देखिए लाभांश मतलब डिविडेंड, डिविडेंड देने के बाद भी उनका उन्हें डिविडेंड दोबारा मिल सकता है। डिविडेंड पहले मिल गया और फिर भी उनका बकाया रह सकता है, ऐसा भी डिविडेंड होता है, बिल्कुल होता है। इस प्रकार के भी कुछ शेयर होते हैं। अब वो कौन से शेयर हैं, देखिए मैं अगर बात करें यहाँ पर हम, तो शेयर, आपके जो शेयर होते हैं, और शेयर को क्या बोलते हैं, अंश। शेयर होते हैं आपके अंश किसी भी कंपनी के। शेयर पहले तो बात करेंगे दो तरह के शेयर, कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके इक्विटी शेयर और एक होते हैं आपके प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस शेयर, और यहाँ पर इक्विटी शेयर की बात नहीं की गई है, यहाँ हम प्रीफरेंस शेयर की बात करेंगे। प्रीफरेंस शेयर होते हैं आपके 8 तरह के होते हैं। प्रेफरेंस शेयर आपके 8 तरह के होते हैं। एक होते हैं कमुलेटिव, कमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। एक होते हैं आपके दूसरे नॉन नॉन कमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तीसरे होते हैं आपके पार्टिसिपेटिंग शेयर, पार्टी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और एक होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ठीक है। और नंबर 5 पर आपके होते हैं रिडेम्बल शेयर, रिडेम्बल या रिडीमेबल, सॉरी रिडीमेबल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और 6 होते हैं आपके नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। 7 होते हैं आपके, अगर 7 की बात करें, 7 नंबर पर आता है आपका कन्वर्टेबल शेयर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। और 8 होते हैं आपके नॉन कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर। ठीक है। अब इनकी बातें करें अगर, देखें पहला है कमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, देखिए अगर इस साल फर्म ने या कंपनी ने इस साल डिविडेंड शेयर होल्डर को नहीं दिया, ठीक है, मान लेते हैं इस साल का डिविडेंड 10 रुपए एक शेयर होल्डर को नहीं दिया, फिर नेक्स्ट ईयर जो आएगी उसमें 5 रुपए डिविडेंड मिला, तो ये जो कमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं इनको पिछला 10 रुपए भी मिलेगा और अब का 5 रुपए भी मिलेगा, मतलब दोनों मिलेंगे। लेकिन जो नॉन कमुलेटिव होता है, तो नॉन कमुलेटिव के ये फैसिलिटी नहीं मिलती। पिछले साल कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया था, हो सकता है उसको लॉस हो गया हो, तो पिछले साल का अब कुछ भी नहीं मिलेगा। और जबकि प्रीफरेंस शेयर पर फिक्स रेट का आपको डिविडेंड दिया होता है, क्योंकि जब भी प्रीफरेंस शेयर लिखे जाते हैं तो इस तरह से लिखे जाते हैं 10% प्रीफरेंस शेयर। इस 10% प्रीफरेंस शेयर का मीन्स होता है कि इन पे फिक्स रेट का 10% डिविडेंड मिलेगा। लेकिन अगर आपके कमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है और कंपनी को लॉस हो गया तो इस साल का भी आगे मिल सकता है आपको। लेकिन अगर नॉन कमुलेटिव है तो आपको संचयी, कमुलेटिव को संचयी कह सकते हैं, तो आपके असंचयी हैं तो आपको फिर जिस साल प्रॉफिट होगा उसी साल मिलेगा। लॉस की कंडीशन में कंपनी चाहे तो आपको नहीं दे सकती है। दूसरे एक बात करेंगे यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। देखिए 10% मिलने के बाद, सभी को डिविडेंड देने के बाद फिर भी कंपनी के पास प्रॉफिट ज्यादा बच जाता है, तो कंपनी के उस प्रॉफिट में भी हिस्सा ले सकते हैं कौन, पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर। लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हिस्सा नहीं ले सकते। बात करते हैं रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल। तो रिडीमेबल कौन से हैं, इनके रिडीमेबल होता है कि ये ऐसे शेयर होते हैं जिनको कंपनी एक समय दे दिया जाता है
कि कंपनी इतने समय में, जैसे 5 साल में इनको रिडीम्ड कर देगी। रिडीम होता है वापस कर देना, इनको पैसा वापस मिल जाएगा। नॉन रिडीमेबल वो होते हैं जब तक कंपनी रहेगी तब तक उनको वापस नहीं किया जा सकता, कंपनी से वापस पैसा नहीं लिया जा सकता। उसके बाद आते हैं आपके कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल होते हैं आपके जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ये जो आपके प्रीफरेंस शेयर हैं इनको आप इक्विटी शेयर में भी चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं आप। और जो नॉन कन्वर्टेबल होंगे उनको बदल नहीं सकते। तो आप इन सभी इनकी विशेषताओं को याद रखें, इनके ये सब फीचर हैं, फीचर ऑफ प्रीफरेंस शेयर एंड टाइप ऑफ प्रीफरेंस शेयर। तो ये कभी भी इसमें से कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे आप देखेंगे बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको ये टोटल यहाँ पर लिखवा दिए हैं। नेक्स्ट, इनको नोट जरूर कर लेना, क्योंकि नोट्स जो मिलेंगे वो मेरे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो टेलीग्राम पर हमारे लिंक पर मिलेंगे वो सभी क्वेश्चन तो मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो हम लिखते जा रहे हैं साथ साथ ये नहीं मिलेंगे। तो टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपको वीडियो से ही लिखने पड़ेंगे। तो सही आंसर इसका क्या होगा? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर संचयी पूर्वाधिकार अंश, ये ऐसे होते हैं कि इस साल इनको नहीं भी मिला इनका डिविडेंड तो नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, इस साल का भी और आने वाले साल का भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेयर एलोकेशन या शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अलॉटमेंट अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, अंश आवंटन खाता क्या होता है? रियल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, या या कैपेक्स अकाउंट होता है। अब आप कहेंगे सर ये तो हमने पढ़े थे, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, या कैपेक्स कहाँ से आया? देखिए इसको मैं बताता हूँ, ये है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर अकाउंट। और एक और होता है इसी तरह से, एक होता है आपका ओपेक अकाउंट, ओपेक्स अकाउंट, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये भी यूज किए जाते हैं अकाउंटिंग में, आप इनको याद रखना। कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपेक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि आंसर क्या हमारा सही होगा। देखिए रियल अकाउंट, रियल अकाउंट की बात करें तो इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं असेट अकाउंट भी होता है। जितनी भी बिजनेस की असेट होती हैं, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा, सभी क्या होते हैं? ये एसेट होती हैं, और एसेट अकाउंट को हम रियल अकाउंट कहते हैं। इसी में बैंक और कैश को भी इंक्लूड करते हैं। दूसरा होता है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट में अगर हम देखें तो ये किसी पर्सन का अकाउंट होता है। अब वो पर्सन कैसा होगा? वो नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, और रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। अब इसमें आप दो अकाउंट और सुने होंगे, दो अकाउंट और होते हैं, एक तो ड्राइंग अकाउंट, एक तो ड्राइंग अकाउंट, और एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट। क्या आप बताएंगे बिजनेस के लिए कैपिटल क्या होता है? बिजनेस के लिए कैपिटल भी इंटरनल लायबिलिटी होता है। समझिए, ये है आपका बिजनेस, और यहां पर खड़ा हुआ है बिजनेसमैन। इस बिजनेसमैन ने यहां बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर दी, मान लेते हैं 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट कर दी। तो ये बिजनेस से कहता है कि देख भाई बिजनेस, मैं तुझे दे तो रहा हूं 1 लाख रुपए, लेकिन 1 साल बाद इसको मैं वापस भी लूंगा। तो बिजनेस कहता है अच्छा, तो आप मुझे पैसा भी दे रहे हो, लेकिन ये मेरे ऊपर लाइबिलिटी रहेगी, आपकी कर्जा रहेगा आपका, ये मुझे वापस भी करना है। तो ये जो होती है इसको पूंजी कहते हैं, जिस पैसे को मिला यहाँ, और इंग्लिश में इसको कैपिटल कहते हैं। ठीक है, और अगर ये मालिक अपनी जरूरत के लिए यहां से पैसा लेकर जाता है तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। तो ये ड्रॉइंग अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये दोनों किसके अकाउंट होते हैं? ये ओनर के अकाउंट होते हैं। किसके अकाउंट होते हैं? ओनर के अकाउंट होते हैं। और ओनर कौन होता है? एक पर्सन होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं या आपकी इनकम होती हैं, वो सभी टोटल किस में आती हैं? वो नॉमिनल अकाउंट में आती हैं। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तो आपके एक्सपेंडिचर होते हैं, ऐसे खर्चे होते हैं जिसका बेनिफिट कई कई साल तक मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे बिल्डिंग खरीद ली, मशीन खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, ठीक है, और वो कई कई साल तक। क्योंकि आप क्या करते हैं, मान लेते हैं आपकी जो फर्म है वो केवल कैंडल बनाती है, और
मोमबत्ती बनाते हैं, आप कैंडल बनाते हैं, तो आप फर्नीचर को क्या, फर्नीचर आपने खरीद लिया, मशीन आपने खरीद ली, कितने साल तक आपको बेनिफिट देंगी? तो ये बिजनेस के लिए क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। अब यहाँ बात थी हमारे अंश आवटन खाते की। देखिए, अंश आवटन खाता होता क्या है? जो बिजनेस में हम पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं हम पूंजी, या उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में कैपिटल। उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। और इस कैपिटल को अगर बात करें सोल प्रोप्रिएटरशिप की, तो वो तो एकल व्यापार होता है, एक ही आदमी पैसा लगाता है। एक होती है आपकी पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप में पार्टनर कम से कम दो और अधिक से अधिक आपके 50 लोग पैसा लगाते हैं उसमें। लेकिन अगर और भी बड़ा बिजनेस करना है तो फिर कंपनी होती है, और कंपनी में सभी लोग पैसा लगाते हैं, ना जाने कितने होते हैं। अगर गवर्नमेंट कंपनी है आपकी, पब्लिक कंपनी, तो पता नहीं कितने आपके उसमें मेंबर हो जाए। तो ये जो कैपिटल होती है, इस कैपिटल को टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। ठीक है, एक साथ मान लेते हैं कंपनी ने, किसी ने शेयर इशू किए, शेयर मतलब कैपिटल, किसी कंपनी को अमाउंट चाहिए बिजनेस करने के लिए 10,000 का। कंपनी ने इन 10,000 के 100 टुकड़े कर लिए, 10,000 के या 1,000 टुकड़े कर लिए, तो एक टुकड़ा कितने का हुआ? एक टुकड़ा हुआ 10 रुपए का, और टुकड़े कितने हो गए? 1,000। अब ये जो लोग हैं, अब 10,000, 1,000 लोगों ने एक एक शेयर ले लिया, इसको क्या बोलेंगे? शेयर। ये 10 रुपए का क्या कहलाएगा? एक शेयर। शेयर कितने हैं यहाँ पर? 1,000। टोटल कितने हैं ये शेयर? टोटल पैसा कितना हो जाएगा यहाँ पर? पूरा 10,000 पैसा हो जाएगा। तो अब इस पैसे को भी, 10 रुपयों को भी, कंपनी क्या कहती है कि अगर कोई पर्सन इसको खरीदता है हमारे शेयर को, तो हम उससे एक साथ पैसा नहीं लेंगे। जब हमें एप्लीकेशन भेजेगा तो हम उससे लेंगे 3 रुपए, और जब हम उसको शेयर देंगे, एप्लीकेशन चेक करने के बाद शेयर अलॉट करेंगे, आवंटन होगा जब शेयर का, अलॉटमेंट मतलब आवंटन करेंगे, तो 3 रुपए हम उससे जब मंगा लेंगे। और बाकी जब कंपनी को आगे जरूरत पड़ेगी, एक कॉल कर लेंगे, 4 रुपए वहां ले लेंगे। तो इस तरह से पूरे 10 रुपए कंपनी एक शेयर होल्डर से लेगी। तो ये जो शेयर कैपिटल थी, इसके पार्ट कितने हो गए? एप्लीकेशन भी इसका पार्ट है, और आपका अलॉटमेंट या आवंटन भी इसका पार्ट है, और आपकी कॉल भी इसी का पार्ट है। तो आवंटन या अलॉटमेंट, ये किसका पार्ट है? शेयर कैपिटल का, पूंजी का। और पूंजी अब वापस यहाँ आ जाइए, कहां पर आना है अब आपको? वापस यहाँ आना। ये जो पूंजी होती है, कैपिटल होती है, ये क्या होता है? ये ओनर का अकाउंट होता है, और ये बिजनेस के लिए क्या होती है? ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। तो ओनर का अकाउंट होता है ये। तो ओनर को ये रिप्रेजेंट करता है कैपिटल। तो ओनर क्या होता है? पर्सन होता है। और पर्सन होगा तो पर्सन कौन सा अकाउंट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट। तो आपका जो अंश आवंटन खाता था, कैपिटल शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो था, ये तो गलत था। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो था, ये क्या होगा? आपका पर्सनल अकाउंट होगा, व्यक्तिगत खाता होगा, क्योंकि ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, और वो पर्सन कौन है? बिजनेस का ओनर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन काफी अच्छा है। स्वीट शेयर, स्वीट इक्विटी शेयर। तो स्वीट शेयर क्या होते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। और इनको पूछ रहा है कि अगर ये निर्गमित करने हैं, इशूड करने हैं, तो कंपनी को स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ता है, विशेष प्रस्ताव द्वारा कंपनी इनको इशू कर सकती है, या विशेष प्रस्ताव और एनसीएलटी द्वारा स्वीकृति भी चाहिए, या ऑर्डिनरी रेजुलेशन एंड सेक्शन फ्रॉम एनसीएलटी को फॉलो करके इशू किए जा सकते हैं, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। साधारण प्रस्ताव चाहिए, विशेष प्रस्ताव चाहिए? तो देखिए, प्रस्ताव तो विशेष ही चाहिए। पहले मैं आपको ये बता दूं ये होते क्या हैं। देखिए, स्वेट शेयर जो होते हैं, ये स्वेट शेयर हमारे SWEAT स्वीट शेयर, देखिए कंपनी के जितने भी, जो भी कंपनी के कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, या डायरेक्टर होते हैं, उनके जो उन्होंने कंपनी में योगदान दिया है, जो उन्होंने कंपनी को डिवोटेड रूप से उन्होंने काम किया है कंपनी में, तो कंपनी उनसे खुश होकर कंपनी कुछ शेयर कम रेट पर, जैसे मान लेते हैं 100 रुपए का एक शेयर था, तो वो कंपनी इन लोगों को, इन शेयर को इन्हें इशू कर सकती है कि आप इन शेयर को जिंदगी भर रखना, आपको इस पर क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। आपको डिविडेंड हमेशा मिलता जाएगा, ये आपकी अर्निंग का एक साधन हो जाएगा। तो ये 100 वाला शेयर 90 रुपए में इशू कर सकती है इनको, मतलब कम पैसे में इशू कर देती है। क्या कम पैसे में इशू करती है?
नहीं, ऐसे भी कर सकती है कंपनी कि इनको फुल मतलब 0 रुपए में भी दे सकती है। इसका मतलब फ्री में भी दे सकती है इनको। फ्री का मतलब 0 रुपए में भी दे सकती है। इनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये कंपनी पर डिपेंड करता है और इसके लिए कंपनी को कोई भी कहीं से भी स्वीकृति लेनी नहीं पड़ती, किसी भी बाहर से, किसी भी कॉरपोरेशन से या किसी भी संस्था से स्वीकृति या सेबी से स्वीकृति लेनी नहीं पड़ती। ये केवल एक स्पेशल रेजुलेशन पास करेगी, विशेष प्रस्ताव पास करेगी और इन स्वेट शेयर को अपने एम्प्लॉय को इशू कर सकती है। और ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा गया है कि स्वेट शेयर किसको इशू किए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि कंपनी के एम्प्लॉय को इशू किए जाते हैं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। यूपीपीसीएस 2007 में प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर अंश निर्गमित किए जाते हैं तो उस पर जो छूट दे रहे हैं उस छूट को आप क्या कहेंगे? उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे, एक्रूड इनकम मानेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स पूंजी व्यय मानेंगे, आस्थगित आगम व्यय मानेंगे, आगम व्यय मानेंगे या उपार्जित आय मानेंगे। देखिए अगर हम शुरू से देखें इसको, तो एक्रूड इनकम उपार्जित आय क्या है? उपार्जित इनकम होती है कि आपने उसको अर्न तो कर लिया, अर्न अर्न तो कर ली, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन आपने रिसीव्ड नहीं की। अर्न बट नॉट रिसीव्ड, आपने कमा तो ली है लेकिन आपको नहीं मिली। और जो चीज आपकी है आपको नहीं मिली वो आपकी एसेट है, मिलेगी जरूर, किसी के भी पास रखी हो। तो यहां हम, अब ये खर्चा जो होगा क्या ये एसेट बन सकता? नहीं। तो लास्ट का ऑप्शन तो पहले ही कट गया। आगे देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को पहले बताएं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जिसका बेनिफिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जिसका बेनिफिट कंपनी को कई कई साल तक मिलता है। तो ये है तो वही, लेकिन यहां पर थोड़ा रुको। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए नहीं है, कोई मशीन तो परचेज नहीं की गई, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा परचेज किया गया है और समय समय पर जहां से आपने ये पैसा लिया है, शेयर इशू किए हैं, इनको डिविडेंड भी बार बार देना पड़ेगा, मतलब हर साल आपको खर्चा करना पड़ेगा। और ऐसा खर्चा जिसको आप बार बार करते हैं वो क्या हो जाता है? रेवेन्यू। तो ये कैपिटल भी नहीं है, तो वो क्या हो जाता है? रेवेन्यू हो जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो गया। अब रेवेन्यू एक्सपेंसेस को देखें, क्या सी हो जाएगा? तो ये भी नहीं होगा। अभी तो हमने कहा रेवेन्यू होगा, लेकिन क्यों नहीं होगा? क्योंकि सुनिए ये क्यों नहीं है। इस पूरे खर्चे को आप रिटर्न ऑफ जो करते हैं वो जिस साल हुआ है उस साल ही नहीं कर देते आप। ये जो इसका जो असर रहेगा, ये जो आप बार बार या इसको जो मानते हैं आप, इसको डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही मानते हैं, क्योंकि आप इसको आगे के सालों में भी आप इसको रेफर कर सकते हैं अगर ये रेक्टिफाई नहीं होता है। ठीक है, तो ये टोटल जो सिनेरियो है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे और भी, लेकिन फिलहाल आपको इतना ही कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ये बिल्कुल नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लगता है बट है नहीं, एक्रूड इनकम बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी। तो सही क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। काफी एग्जाम हैं जिनमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी इसकी 99% उम्मीद है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और यहाँ पर हम देखिए, अगर यहाँ हम लिखने लगे कि किन किन एग्जाम में आया है तो बहुत ज्यादा लंबी आपकी लाइन हो जाएगी। इसलिए हमने केवल आपको बस एक रेफरेंस दिया है कि आप ये चेक कर सकते हैं जो हम कह रहे हैं, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर अंश निर्गमन निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है। देखिए आपका मतलब कंपनी का शेयर 100 रुपए का था, लेकिन उसको कंपनी ने 110 रुपए में इशू किया। तो ये एक्स्ट्रा जो 10 रुपए हैं इसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। और कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पर भी इशू कर सकती है
कंपनी अपने शेयर को एट पार जितने का है उसमें भी शेयर इशू कर सकती है, लेकिन कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, ये आपको याद रखना है। लेकिन जो स्वेट शेयर है उनको छोड़ देना, उनको आप डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, आप एग्जाम में अपने देखेंगे अगर ये क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ बात हम कर रहे थे अंश निगम पर प्राप्त प्रीमियम। तो प्रीमियम को कहाँ दिखाते हैं? देखिए प्रीमियम किस पर मिला आपको? शेयर कैपिटल पर मिला। ठीक है, प्रीमियम कहाँ मिला है आपकी? जब आप शेयर इशू कर रहे थे, या शेयर कैपिटल आपको मिलेगी। भाई आपने शेयर इशू किया, बदले में आपको पैसे मिले, तो वो पैसा क्या है? कैपिटल का पैसा है, बिजनेस करने का है, और ये आपको वापस भी करना है। और ये जो आपने 100 ना मिलकर आपको 110 मिल गया, तो जहां आप 100 को रखते वहीं आप 110 को रखो। अब मैंने अभी पीछे बताया था, जो बिजनेस की कैपिटल होती है, बिजनेस के लिए क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, इंटरनल लाइबिलिटी होती है, वापस करनी होती है मालिक को, ओनर को। और कंपनी में एक ओनर ना होकर बहुत सारे ओनर हो जाते हैं, क्योंकि काफी मेंबर होते हैं जो शेयर होल्डर बनते हैं, सभी शेयर खरीदते हैं। तो ये जो कैपिटल जहां रखी जाती है, उस साइड को बैलेंस शीट की क्या कहते हैं? हम लाइबिलिटी कहते हैं। और लाइबिलिटी साइड में ही आप, अब आपने 100 में बेचा हो शेयर या 110 में बेचा हो, सब कुछ कहाँ रखा जाएगा? लाइबिलिटी साइड में ही। तो देखिए पहला ही ऑप्शन है आपका ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में इसको हम शो करते हैं, किसको? प्रीमियम रिसीव्ड अकाउंट को, या प्रीमियम रिसीव को। इसको सिक्योरिटी प्रीमियम भी कह देते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है पीजीटी 2003 और 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आफ्टर reissue of forfeited share, the balance of share forfeited account will be transferred to। जो आपने शेयर जब्त कर लिए या अपहृत कर लिए, उन अंशों को पुनः निर्गमित के पश्चात, जो अपहृत मतलब फॉरफिटेड, जब्त अंशों के खाते का शेष हस्तांतरित किया होगा। तो कहां पर होगा? शेयर कैपिटल में, कैपिटल रिजर्व में, जनरल रिजर्व में, नन ऑफ द अबव। तो यहां पर पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए आपने कंपनी की थोड़ी सी प्रोसेस देखते हैं। कंपनी के पास 100 रुपए का शेयर था, कंपनी ने इसे किस्तों में, किस्तों में मतलब इंस्टॉलमेंट में इसको इशू किया। जब एप्लीकेशन मिली कंपनी को, तो कंपनी ने इस पे मांगे 40 रुपए। जब कंपनी ने अलॉट किया, अलॉट किया तो कंपनी ने इस पर मांगे कितने? दोबारा से 40 रुपए। और जब कंपनी ने कॉल की, जब कंपनी को जरूरत थी तो फर्स्ट कॉल करी, उस पे आप कंपनी ने मांगे 20 रुपए। इस तरह कंपनी मांग रही थी पैसों को, 40-40, 80 और 20, 100। तो 100 रुपए का शेयर था और कंपनी ने इस तरह से मांगे। लेकिन हुआ क्या? किसी के पास एक शेयर था, मान लेते हैं मिस्टर ए के पास, तो कंपनी ने उससे 40 रुपए मांगे एप्लीकेशन पर, उसने दे दिए। कंपनी ने अलॉटमेंट के मांगे, उसने दे दिए। कंपनी में जैसे फर्स्ट कॉल मांगी, तो उसने फर्स्ट कॉल कंपनी को नहीं दी। कंपनी ने वेट किया, नोटिस दिया, लेकिन उसने नहीं दिए। तो अब कंपनी क्या करेगी? उससे ये शेयर अपने छीन लेगी, जब्त कर लेगी, या अपहरण कर लेगी, या फोरफिटेड कर लेगी। और कंपनी ने वापस अपना शेयर ए से खरीद लिया, ए से छीन लिया। अब जब ए से छीन लिया, ए ने कंपनी से कहा कि भाई मैंने 40 रुपए तो दिए थे और ये भी 40 दिए थे, 80 तो मुझे दे दिए थे, उनको तो वापस कर दो। तो कंपनी कहती है नहीं, ये हमारे रूल जो है कंपनी के, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमारे जो रूल हैं, वहां पर क्लियर है कि अगर हम किसी से शेयर वापस छीन लेते हैं, वो पूरा पैसा नहीं देता, तो हम आए हुए उसके पैसे भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो 80 रुपए नहीं देगी कंपनी। अब कंपनी इस शेयर को क्या अपने पास रखेगी? नहीं, कंपनी इस शेयर को किसी और को बेच देगी। अब कंपनी जब इस शेयर को बेचने को चली, तो कंपनी का ये शेयर केवल 10 रुपए में गया। कंपनी का ये शेयर केवल कितने में बिका? 10 रुपए में। तो कंपनी अब क्या करेगी? कंपनी अब शेयर कैपिटल में कितना रुपया दिखाएगी? कंपनी अब शेयर कैपिटल में 100 रुपए ही दिखाएगी। कैसे दिखाएगी? 10 रुपए तो ये जो अभी बिका है, अब कितने की जरूरत पड़ी? 90 रुपए की। 90 रुपए यहां से लेने जाएगी, यहां कंपनी देखेगी यहां तो 90 रुपए है ही नहीं। इट मीन्स कंपनी इस शेयर को 10 रुपए में इशू कभी नहीं कर सकती। कम से कम उतने में इशू करेगी जितना उस पर पहले पैसा आ चुका, उतने का डिस्काउंट दे सकती है। तो कंपनी कम से कम इसको कितने में इशू करेगी? 20 में।
मान लेते हैं कंपनी ने 20 रुपए में ये इशू कर दिया। अब देखते हैं कंपनी कम से कम कितने में इशू करेगी, 20 रुपए में। तो 20 रुपए तो कंपनी यहां से रख देगी, 20 रुपए तो ये आगे, प्लस 80 रुपए जो फॉरफिटेड अकाउंट था यहां से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 100 रुपए पूरे हो गए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कंपनी इस शेयर को जो इशू कर रही है, कंपनी इस शेयर को इशू कर रही है, कंपनी इसको इशू कर रही है 15 रुपए में। कितने में इशू कर रही है, 15 रुपए में। ठीक है, तो अब कंपनी के पास होने चाहिए, तो कंपनी को 15 रुपए तो मिल गए कहां से, रीइशू से। अब कितने चाहिए कंपनी को, अब भी कंपनी को 85 रुपए चाहिए। तो कंपनी इतने में भी इशू नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने कहा था भी कम से कम कितने में इशू करेगी, 20 में। तो अब कंपनी इसमें भी इशू नहीं करेगी। दोबारा आते हैं, तो कंपनी इस इन शेयर को जो रीइशू कर रही है वो कर रही है 25 रुपए में। तो अब कंपनी को 100 रुपए बनाने पड़ेंगे। कंपनी 25 रुपए तो कहां से लाएगी, जो अपने रीइशू किए हैं। और अब भी कंपनी को 75 रुपए चाहिए, तो 75 रुपए ये जो लेकर आएगी वो लाएगी इस फॉरफिटेड अकाउंट से। और फॉरफिटेड अकाउंट से यहां पर 75 रुपए ला के रख देगी, तो कंपनी के पास कितने हो गए, पूरे 100 रुपए हो गए। अब यहाँ फॉरफिटेड अकाउंट में कितना पैसा बचा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना पैसा बचा, अब यहाँ पर बच रहे हैं केवल 5 रुपए। 75 रुपए तो यहाँ चले गए। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि इस 5 रुपए का क्या करेगी कंपनी, जब शेयर इशू कर दिए, दोबारा से शेयर इशू कर दिए, वो भी कौन से, जो फॉरफिटेड हुए थे। तो इस पैसे का क्या करती है कंपनी, फॉरफिटेड का, तो इसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। फॉर द विच पर्पज सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट कैन नॉट बी यूज्ड। अब यहाँ मैं ये नहीं बताऊंगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है। अभी हमने इसकी बात की थी कि अगर कंपनी अपना शेयर 100 रुपए का इशू करती है तो फालतू में इशू कर रही है, तो वो उस पर क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। मैंने मना किया था लेकिन फिर भी बता दिया। अब यहाँ बात, ये कंपनी के पास अभी जो मैं पीछे बात कर रहा था, मैंने कहा था 100 रुपए का शेयर था और कंपनी ने इसको इशू किया 110 में। तो यहाँ पर 100 + 10, ये जो 10 है इसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, इसको प्रीमियम भी कह देते हैं। तो इस प्रीमियम को, ये जो कंपनी के पास 10-10 रुपए आए हैं हर शेयर से, तो इनका यूज कंपनी कहाँ कहाँ कर सकती है। क्या बोनस शेयर इशू कर सकती है सदस्यों को, बोनस शेयर। ये बोनस शेयर क्या होते हैं, अभी तो बात की थी हमने, जैसे स्वेट शेयर होते हैं ऐसे बोनस शेयर होते हैं। और ये बोनस शेयर डिस्काउंट पर भी इशू किए जा सकते हैं, स्वेट शेयर या बोनस शेयर। तो शेयर कंपनी इनमें से नहीं, इनमें से कंपनी शेयर दे सकती है। ठीक है, इन शेयर को इशू कर सकती है इस पैसे में से। मान लेते हैं कंपनी के पास 1 लाख शेयर थे जो कंपनी ने इशू किए, और 1 लाख शेयर से कितना पैसा आ गया, 10 लाख रुपए आ गए। तो इन 10 लाख रुपए में से कंपनी क्या करेगी, शेयर इशू कर लेगी। कौन से शेयर इशू करेगी, स्वेट शेयर या बोनस शेयर। तो ये हो सकता है, बिल्कुल सही, ये तो हो सकता है। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा बोनस शेयर इशू करने में यूज किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया गया, जब कंपनी को चालू किया गया, स्थापित किया गया, स्थापना की गई कंपनी की, तो उस टाइम कंपनी को शुरू करने में जो खर्चे हुए उनको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जैसे किसी को कमीशन दिया, या प्रोमोटर्स को कमीशन दिया, या जो आपके एजेंट थे, आपके जो कंपनी के जो प्रोमोटर्स थे उनको उनकी सर्विस के बदले में कुछ पैसा दिया। तो वो जो टोटल के जो खर्चे थे आपके, ठीक है, वो जो आपके टोटल खर्चे थे उन सबको क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो शुरुआती खर्चे हैं। तो वो उनको क्या पूरा किया जा सकता है, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम में से बिल्कुल किया जा सकता है, तो इसको भी किया जा सकता है। और कह रहे राइट ऑफ द डिडक्शन अलाउड ऑफ द इशू ऑफ डिवेंचर। अगर आपने डिवेंचर इशू किए हैं, मान लेते हैं 100 वाला डिवेंचर, और आपने कम में इशू कर दिया, 90 में डिवेंचर इशू कर दिया, 10 रुपए कम में पब्लिक को। अब आप कहेंगे शेयर तो डिस्काउंट पर इशू नहीं होते, डिवेंचर क्यों होते हैं, डिवेंचर हो सकते हैं। डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू किए जा सकते हैं,
लेकिन शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जा सकते, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर ये 10 रुपए कम पड़े, इन 10 रुपयों की पूर्ति कहां से की जा सकती है? वो सिक्योरिटी प्रीमियम से पूरी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। फिर कह रहे हैं पे डिविडेंड टू मेंबर्स, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, क्या उन मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दे सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को? बिल्कुल नहीं, ये कोई प्रॉफिट नहीं है फर्म का, ये फर्म का लाभ नहीं है जो फर्म इसको सिक्योरिटी प्रीमियम को अपने मेंबर में बांट देगी, नहीं। तो सही ऑप्शन होगा हमारा डी, क्योंकि हमसे पूछा था कहाँ इसका यूज नहीं किया जा सकता, तो केवल यहां इसका यूज नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डिविडेंड के रूप में नहीं यूज कर सकते, कंपनी इसको यूज नहीं कर सकती डिविडेंड देने के रूप में। तो पीजीडी 2006 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सही आंसर जो था आपका वो होगा आपका डी। अब आप टॉप लेवल का क्वेश्चन देखिए, ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं अगर कोई एग्जाम रियल में जांचना चाहता है कि कैंडिडेट में क्या क्षमता है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा अकाउंट में। इससे इसके जैसा ही क्वेश्चन तब पूछा जाता है जब कैंडिडेट को एक मेरिट में लाने के लिए काम किया जाता है, मेरिट से हटाने का या मेरिट में लाने का। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा गया है कि ये जो बातें हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू इशू एंड फॉर फीचर ऑफ द शेयर। अगर आप शेयर को फॉर फीचर कर रहे हैं या इशू कर रहे हैं या फॉर फीचर कर रहे हैं, तो फॉर फीचर और इशू में क्या क्या बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन आपको बताना है कौन सा नियम सही नहीं है। मतलब ये जो बातें बताई गई हैं आपको, ए बी सी डी ई, इनमें कौन सी बात सही नहीं है आपको वो बतानी है। तो पहला देखते हैं, कह रहे हैं प्रत्येक याचना के लिए कम से कम 14 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए। फॉर ईच कॉल एटलीस्ट 14 डेज नोटिस टू बी गिवन। अभी मैंने बताया था कि एक कंपनी अगर 100 रुपए वाले शेयर को इंस्टॉलमेंट में लेती है, किस्तों में लेती है, तो उसे जब भी वो कॉल करेगी तो कॉल करने से पहले उसे 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। बात बिल्कुल सही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, एन इंटरवल ऑफ 30 डेज इज रिक्वायर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव शेयर कॉल। अब मान लेते हैं कॉल यहां पर, जैसे 100 रुपए का शेयर था, एप्लीकेशन पर जो पैसा मांगा गया 20 रुपए, अलॉटमेंट पर पैसा मांगा गया है वो भी 20 रुपए, फर्स्ट कॉल पर पैसा मांगा गया है 30 रुपए, सेकंड कॉल पर मांगा गया है पैसा 30 रुपए। तो इस तरह से पूरे 100 रुपए का आपका शेयर हो जाता है। अब ये जो दो कॉल कंपनी मांगेगी, इनके मांगने के बीच में कम से कम 30 दिनों का अंतराल होना चाहिए। 30 दिनों का यहाँ गैप होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, दोनों के बीच में 30 दिन का गैप होना चाहिए। जब कॉल मांगोगे उससे पहले 14 दिन का आपको नोटिस देना है, मतलब कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा। और सी में कह रहा है कि जो आप पैसा मांगेंगे, शेयर अंकित मूल्य मतलब जो नॉमिनल फेस वैल्यू है, कह रहा उसका 40% से अधिक एक याचना के रूप में एक समय में नहीं बुलाया जा सकता, नहीं मांगा जा सकता। ये कह रहे हैं मान लो शेयर आपका 100 रुपए का है और 100 रुपए के शेयर का 40% कितना होगा, 40 रुपए ही होंगे। तो कह रहे हैं कि 40% मतलब 40 रुपए एक बार एक कॉल में नहीं मांग सकते। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत है। 40 रुपए भी मांग सकते हो, 60 भी मांग सकते हो, यहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है। बाउंडेशन है तो वो क्या है कि कम से कम कितना मांगना है, तो कम से कम 30% तो मांगना पड़ेगा। कम से कम 30% मांगना पड़ता है फर्स्ट कॉल पर। जैसे मैंने देखे यहाँ पर 30 रुपीज मांगे हैं तो कम से कम 30 मांगने पड़ते हैं। लेकिन क्या मैं 40 मांग सकता हूँ यहाँ पर पहली कॉल पर? भाई पहली कॉल तो 40 की कर लेंगे, दूसरी कॉल जो कर लेंगे वो 20 की कर लेंगे, तो भी सही होगा। पहली कॉल कर लेते हैं 50 की, दूसरी कॉल कर लेंगे 10 रुपीज की, तो भी सही होगा। लेकिन ये जो कॉल है इसमें कहा गया है कि इसको 40 रुपए से ज्यादा नहीं, कह रहे हैं नहीं बुलाया जा सकता, 40 से अधिक। तो ये गलत कह रहा है।
और हमसे यही पूछा था कि इन सब में गलत क्या है, तो सही ऑप्शन होगा हमारा ए। लेकिन रुक जाइए, अभी आगे मत करना, इसके और भी ऑप्शन देखिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन और भी बनते हैं। आगे कह रहा है, जैसा कि सेबी द्वारा, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके द्वारा बताया गया है कि 12 महीने में आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा। किसका? वितरित पूंजी का 12 महीने के भीतर पूरी तरह से भुगतान किया जाना है यदि वितरण का कुल आकार 500 करोड़ से कम है। मतलब जो शेयर इशू किए हैं, तो उसका 12 महीने में पूरा पैसा आ जाना चाहिए, उसका सेटलमेंट हो जाना चाहिए यदि वो 500 करोड़ से कम है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, आपको ये भी याद रखनी है। ये सभी बातें क्या है, याद रखने वाली है। आगे इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, एक दोषी सदस्य को तब तक मतदान का अधिकार नहीं दिया जाता जब तक कि याचना पूंजी का भुगतान नहीं किया जाता। भाई, शेयर कितने का था? अभी हम यहाँ बात कर रहे थे, शेयर था हमारा 100 रुपए का शेयर था। 20 यहाँ मांगे, 20 यहाँ मांगे, 30 यहाँ, 30 यहाँ। तो ये कह रहे हैं जिसने भी शेयर लिए हैं, जब तक वो पूरा पैसा नहीं दे देगा, तब तक उसे वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। जो कंपनी की मीटिंग होगी उसमें वो वोट नहीं दे सकता, वो हाथ नहीं उठा के कह सकता कि भाई मेरी बात यह है कि मैं इसके खिलाफ हूं या इसके फेवर में हूं, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वो वोट नहीं दे सकता, उसको अधिकार तब तक नहीं दिया जाएगा। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, आपको ये भी याद रखनी है। तो यहाँ पर आपको ये सभी 4 बातें याद रखनी थी, और सही आंसर इसका सी था। सी में क्या कहा गया था कि शेयर पर 40% से अधिक नहीं मांगा जा सकता है अगर शेयर को इशू किया गया है इंस्टॉलमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बताना पड़ेगा, आप तुरंत इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये डिस्कशन काफी बार हो चुका है। When a company whatever amount is demanded, जो भी पैसा कंपनी मांगती है, आफ्टर अलॉटमेंट के बाद, तो उस पैसे को क्या कहते हैं? जब एक कंपनी आवंटन के बाद, मतलब पहले एप्लीकेशन आई कंपनी के पास, एप्लीकेशन का पैसा आ गया, उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा आया। अब ये कह रहे हैं कि अलॉटमेंट के बाद जो भी पैसा आता है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, ये क्या होते हैं? फर्स्ट या सेकंड या थर्ड एंड फाइनल, क्या होते हैं ये? इसको ये पूछ रहा। तो ये क्या होती है? सभी कॉल होती है, मैंने अभी आपको बताया था। तो इनको बोलते हैं कॉल मनी या कॉल अमाउंट। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बस सोचने की बात थी कि पूछ रहा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोर्शन ऑफ द शेयर कैपिटल, द पोर्शन ऑफ द शेयर कैपिटल के पोर्शन की बात हो रही है, विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग अप द कंपनी। वाइंडिंग अप मतलब समापन, कंपनी को बंद करना। जब कंपनी को बंद करोगे, ठीक है, कैपिटल का, शेयर कैपिटल का वह भाग, वह हिस्सा, जो अंश पूंजी है उसका वह हिस्सा जो केवल कंपनी समापन पर मांगती है। अगर कंपनी बंद करेगी, अपने आप कंपनी बंद की जाती है, तो उस समय पर मांगा जाएगा, वो कौन सा होता है? क्या ऑथराइज कैपिटल होता है, इशूड कैपिटल होता है, सब्सक्राइब कैपिटल होता है, या रिजर्व कैपिटल होता है? देखिए, बात कर लेते हैं। यहाँ कंपनी के पास शेयर था, 100 रुपए का कंपनी पास शेयर था। कंपनी ने इसको, पैसे को किस तरह से मांगा वो देखते हैं। कंपनी के पास 100 रुपए का शेयर है, एक शेयर है, लेकिन टोटल कंपनी 100 रुपए वाले कितने शेयर इशू कर सकती है? 1000 शेयर इशू कर सकती है। ये कंपनी की, अब कितने रुपए के शेयर हो गए? ये तो 1000 थे शेयर, एक शेयर है 100 रुपए का, तो कितने के शेयर हो गए? ये हो गए आपके 1,00,000 रुपए के। ठीक है, तो कंपनी 1,00,000 रुपए के शेयर इशू कर सकती है। इसको कहते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल, या ऑथोराइज्ड कैपिटल, या नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल, या नॉमिनल कैपिटल, इसके 3 नाम होते हैं। ठीक है, उसके बाद तो कंपनी ने अब क्या किया, इसमें से कितने शेयर इशू कर सकती है कंपनी? 1000। एक शेयर कितने का है? 100 का। टोटल कितने रुपए के शेयर इशू कर सकती है? 1,00,000 के। तो कंपनी ने क्या किया, 100 रुपए वाले, कंपनी ने 100 रुपए वाले केवल 500 शेयर इशू किए हैं पब्लिक को। तो कितने रुपए के शेयर इशू किए? 50,000 रुपए के शेयर इशू किए।
ये जो शेयर इशू किए हैं इसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। कितने रुपए के हैं ये? 50,000 के। तो ये होती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल। अब ये जरूरी नहीं है कि जो शेयर कंपनी ने इशू किए हैं पब्लिक उनको सब्सक्राइब भी कर ले, सभी ले भी ले कंपनी। ऐसा भी तो हो सकता है कंपनी पब्लिक कम खरीदे। मान लेते हैं कंपनी ने केवल 40,000 रुपए के शेयर खरीदे, सब्सक्राइब किए, कितने के? 40,000 के। तो कितने शेयर होंगे ये? 400 शेयर। ये जो है केवल 400 शेयर हैं। और एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का एक शेयर है। और 400 शेयर कंपनी के पब्लिक ने क्या कर लिए हैं? सब्सक्राइब्ड कर लिए हैं। तो इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये कौन सी कैपिटल हो जाएगी? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो कंपनी के पब्लिक ने इशू, जो सब्सक्राइब कर लिए, वो हो गए सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब मान लेते हैं यहाँ कंपनी के 400 शेयर सब्सक्राइब कर लिए। अब आ रहे हैं हम आंसर की तरफ। अब आपको आंसर देखना। देखिए, इशूड कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल हो चुके। अब हम आंसर की तरफ आ रहे हैं कि आंसर हमारा कैसे निकलेगा इसमें। देखिए, कंपनी के कितने शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए? 40,000 रुपए के शेयर। और है कितने शेयर? शेयर हैं 400। 400 शेयर हैं। एक शेयर कितने का? 100 रुपए का शेयर है। तो ये कितने के हो गए? 40,000 रुपए के हो गए। अब कंपनी ने क्या किया? जो 100 रुपए वाला शेयर था, कंपनी ने इन शेयर पर एप्लीकेशन पर पैसा मांगा। एप्लीकेशन पर जो पैसा मांगा है कंपनी ने, वो मांगा है 40 रुपए। ठीक है। और अलॉटमेंट पर जो कंपनी ने मांगा है पैसा, वो मांगा है केवल 20 रुपए। और जो फर्स्ट कॉल पर पैसा मांगा है कंपनी ने, वो मांगा है केवल 20 रुपए। तो टोटल कितने हो गए? 80 रुपए हो गए। कंपनी ने कितने मांग चुकी? 80 रुपए मांग चुकी। अब कंपनी ने 20 रुपए नहीं मांगे। कंपनी ने 20 रुपए नहीं मांगे, 100 में से 20 रह गए। कंपनी ने कहा कि इस कैपिटल को हम तब मांगेंगे अगर हम कंपनी को बंद करते हैं, वाइंडिंग अप करते हैं, या कंपनी को हम समापन करते हैं। तो उस टाइम मांगेंगे जब वाइंडिंग अप का टाइम होगा, कंपनी को बंद करने का टाइम होगा। 20-20 रुपए हर मेंबर से तब मांगेंगे हम। तो ये जो कंपनी ने रिजर्व करके रखे हुए हैं कैपिटल, कौन सी? जो रिजर्व करके ये कैपिटल रखी हुई है 20 रुपए की, इस कैपिटल को बोलते हैं हम, इस कैपिटल का नाम होता है आपका रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल। तो हमारा आंसर यही है, रिजर्व कैपिटल। देखिए, यहां ऑप्शन में नहीं दिया। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा गया है। और उसमें देते हैं इसको कैपिटल रिजर्व। एक ऑप्शन देते हैं कैपिटल रिजर्व, जो कि ये नहीं होता। ये कैपिटल रिजर्व अलग है। जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये तो रिजर्व के टाइप हैं। रिजर्व कितने टाइप के हो सकते हैं, प्रोविजन कितने तरह के हो सकते हैं, ये तो उसके टाइप हैं। ठीक है। लेकिन यहां पर बात हो रही है रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व नहीं, रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल इसका सही आंसर है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये कैपिटल ही रिजर्व करी है, कैपिटल रिजर्व नहीं है। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन ये कैसे भी पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन को समझिए। कह रहा स्थायी संपत्ति पर ह्रास, जो डेप्रीशिएशन लगाया जाता है फिक्स एसेट पर, वो क्या होता है? देखिए, अगर आपको डेप्रीशिएशन की पता है ये क्या है, तो फिर तो आप इसका आंसर भी करेक्ट दे देंगे। देखिए, डेप्रीशिएशन की बात करें तो डेप्रीशिएशन होता है फॉल, फॉल कमी, गिरावट, फॉल इन द वैल्यू, इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है। अगर फिक्स टेंजिबल एसेट की वैल्यू में कमी आती है समय बीत जाने पर, फैशन में चेंज आने पर, या पुरानी हो जाने पर, यूज करने पर, जो भी उसकी वैल्यू में कमी आती है, उस कमी को बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन, मतलब हिरास। अब ये हिरास, एक बात बताइए, आप मशीन 1 लाख रुपए की खरीद कर लाए, 1 साल बाद इसकी कीमत 90,000 रुपए रह गई, 10,000 रुपए घट गई, तो ये आपका क्या है? लॉस है, खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। ठीक है। ये आपका लॉस है, खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। ठीक है। ये कोई ना फंड है, ना प्रोविजन है, ना सोर्सेज है। अब अपना आंसर आप दे दीजिए, कौन सा आंसर करेक्ट हो। कह रहे हैं सोर्सेज ऑफ फंड। क्या ये सोर्सेज होता है फंड का? नहीं। क्या ये एप्लीकेशन होती है फंड की? नहीं। निदर
अ सोर्स नॉर एप्लीकेशन, ना ही ये क्या होता है कोर्स होता है, ना ही ये स्रोत होता है, ये क्या होता है, ये लॉस या एक्सपेंसेस होता है, जो कि यहाँ ऑप्शन नहीं था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। और ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ देखिए, 1999, 2000, 2004, 2008, कितने ईयर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और 99 में भी ये पूछा जा चुका है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है क्वेश्चन। फंड ये क्या होता है, ना ही ये फंड है, ना ही सोर्सेज ऑफ फंड है, ना ही एप्लीकेशन ऑफ फंड है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, लॉस होता है, एक्सपेंसेस होता है, या इसको कॉस्ट भी कह देते हैं, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। कॉस्ट भी होती है फिक्स एसेट की। कॉस्ट कैसे हो सकती है कि भाई जितना आप मशीन लगा रहे हैं कुछ माल बनाने में, मशीन भी तो लग रही है, ये भी तो एक तरह की कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट। तो आंसर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन इज द टर्म डेप्लेशन इज यूज टू रिलेशन टू, रिक्तीकरण या कमी। डेप्लेशन जो होता है, डेप्लेशन का शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में, किसके लिए किया जाता है, तो फिक्स एसेट के लिए, वेस्टिंग एसेट के लिए, करंट एसेट के लिए, या इंटेंजिबल एसेट के लिए, किसके लिए किया जाता है, स्थायी संपत्ति, नाशवान संपत्ति, चालू संपत्ति, या अमूर्त संपत्ति। देखिए मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो, तो मैंने आपको तीन बातें बताई थी। एक कहा था मैंने डेप्रिसिएशन, और दूसरा कहा था, एक मैंने बताया था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या था, जो टेंजिबल फिक्स टेंजिबल एसेट की वैल्यू में, फिक्स टेंजिबल एसेट की वैल्यू में जो फॉल आ जाता है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और यहाँ फिक्स एसेट टेंजिबल या इंटेंजिबल नहीं बोला। दूसरा एक होता है आपका अमोर्टाइजेशन, एक होता है अमोर्टाइजेशन। ये अमोर्टाइजेशन क्या होता है, यदि आपकी फिक्स्ड इनटेंजिबल एसेट, जो ऐसी एसेट जो दिखाई नहीं देती, अमूर्त एसेट, उनकी वैल्यू में कमी आ जाती है, जैसे सॉफ्टवेयर, जैसे गुडविल, अगर इनकी वैल्यू में कमी आती है तो उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। और जितनी भी नेचुरल चीजें होती हैं जो सीमित है, खत्म हो जाएंगी फिर मिलेंगी नहीं, जैसे आपकी कोयल माइन है, ठीक है, या पेट्रोल के कुएं हैं, अगर इनकी वैल्यू में कमी आ रही है तो इसको बोलते हैं आपकी डेप्लेशन। तो सही आंसर क्या होगा, डेप्लेशन। और ये वेस्टिंग एसेट होगी, इसका सही आंसर डेप्लेशन होगा, वेस्टिंग एसेट। डेप्लेशन किस में आता है, वेस्टिंग एसेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्नलिखित विधि में से किस विधि के अंतर्गत संपत्ति को उसके संपूर्ण जीवन काल तक मूल लागत पर दिखाया जाता है। देखिए डेप्रिसिएशन एक चैप्टर होता है, डेप्रिसिएशन चैप्टर में जब आप मेथड देखते हैं, एक होता है स्टेट लाइन वैल्यू मेथड, एसएलएम भी कह देते हैं, स्टेट लाइन मेथड, और एक होता है डिमिनिशिंग मेथड, ठीक है। और इसी से एक रिकॉर्डिंग का मेथड होता है। तो ये तो होते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड, लेकिन एक होता है रिकॉर्डिंग करने का मेथड, कि रिकॉर्डिंग आप देखिए, आप रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, जब आप एसेट अकाउंट बनाते हैं, मतलब फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं, या आपकी एसेट क्या हो सकती है, ट्रक अकाउंट बना रहे हैं, या आप कार अकाउंट बना रहे हैं, तो जो भी अकाउंट बना रहे हैं इसमें आप डेप्रिसिएशन को भी शो करते चलते हैं कि डेप्रिसिएशन कितना है। जैसे आपकी एसेट कितने की थी, उस पर डेप्रिसिएशन लगा, तो अब कितने की बची, ठीक है, ये आप शो करते जाते हैं डेप्रिसिएशन में, ठीक है। और एक दूसरा मेथड ये भी होता है कि आप एक अकाउंट ना बनाकर आप अकाउंट बनाते हैं दो, अकाउंट बनाते हैं दो, एक तो बनाएंगे एसेट अकाउंट, और इसी के साथ साथ एक अकाउंट और बना देंगे, उस अकाउंट में दिखाएंगे आप, वो अकाउंट होगा आपका। और दूसरा रिकॉर्डिंग का मेथड क्या है कि आप इसमें एक तो बनाएंगे एसेट अकाउंट, एक तो बना लेंगे आप एसेट अकाउंट, और दूसरा बनाएंगे यहां पर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और इसका नाम डेप्रिसिएशन नहीं रखते, इसका नाम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, या इसको ये भी कह देते हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और जो भी मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाओगे अपनी एसेट पर, उसको यहां दिखाओगे डेप्रिसिएशन कितना है। देखिए याद रखना, अकाउंट का नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और इसके अंदर क्या शो कर रहे हो आप, डेप्रिसिएशन शो कर रहे हो। ये मत कहना कि डेप्रिसिएशन वो दोनों अलग है, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, अंदर दिखाया जाएगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन तो दिखाओगे आप यहां पर, तो यहां पर आप डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। अब समझो,
आपकी 1 लाख रुपए की, ऐसे बात करते हैं, 1 लाख रुपए की आपकी एसेट है, मशीन है, तो इसको आप 1 लाख रुपए की यहां दिखाएंगे। ठीक है, और दूसरा इस पर जो अगली साल डैप लगेगा 10,000, 1 साल में कितने की घिसेगी? 10,000 की, तो उसको दिखाएंगे इस वाले अकाउंट में। तो आप कमी को यहां दिखाते जाएंगे, जितनी भी कमी आएगी हर साल का डैप 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 यहीं लिखते जाएंगे। और मशीन को यहाँ क्या दिखाएंगे? पूरे पैसे की दिखाएंगे। पूरे पैसे की कितने की? 1 लाख की। आपकी 1 लाख की है तो 1 लाख, 1 लाख मशीन, ऐसे दिखाते जाएंगे। जो भी कमी आ रही है उसको नीचे दिखाते जाएंगे। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन फंड मेथड। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन फंड मेथड, या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, या कोष विधि, ह्रास कोष विधि। कौन सी विधि होती है? ह्रास कोष विधि होती है। और इसके अंतर्गत संपत्ति को पूरे जीवन में उसके संपूर्ण लागत पर आप दिखाते चलते हैं। जितने की आपने मशीन खरीदी है हमेशा आप उतने की ही दिखाते चलेंगे। तो सही आंसर क्या होगा आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इस मेथड में एक बात और भी है, ये जो आप 10,000 रुपए अपने प्रॉफिट से यहाँ रखते जा रहे हैं, आप देखिए, आपने क्या काम किया? एक अकाउंट बनाया और उसमें उस अकाउंट का आपने नाम दे दिया फंड अकाउंट, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। इसमें आप हर साल 10-10 हजार रुपए रखते जा रहे हैं अपने प्रॉफिट में, हर साल 10-10 हजार। तो इस 10,000 रुपए को बिजनेस में नहीं रखते, कहीं बाहर जाकर इन्वेस्ट कर देते हैं, वहां भी इस पर इंटरेस्ट मिलेगा और ये पैसा जुड़ जाएगा। तो जितनी साल बाद मशीन खराब होगी, इसी पैसे से नई मशीन आ जाएगी। तो ये भी याद रखना कि इसमें इस पैसे को बाहर इन्वेस्ट भी कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मतलब औसत लाभ कितना दिया हुआ है? 20,000 दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब आपका सामान्य लाभ दिया हुआ है 5,000। कहने वैल्यू एट गुडविल, गुडविल बतानी है आपको, ख्याति बतानी है। और वो भी कौन से मेथड से? कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड से अधिलाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर आपको गुडविल बतानी है। और पीजीटी 2003-2006 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, जो गुडविल की हम बात करते हैं, गुडविल के जो मेथड होते हैं, गुडविल के आपके मेथड होते हैं, गुडविल के मेथड आपके 3 होते हैं। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये आपसे बात कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे देखते हैं? आपको चाहिए सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, आप लिख लें, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये होता है आपका एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। इसको एक्सपेक्ट, इसको जो कहते हैं, इसको रियल प्रॉफिट भी कह देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? हम रियल प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तो यहां पर सुपर प्रॉफिट होना चाहिए। अब एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है आपको? 20,000। तो आप 20,000 में से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट कितना? 5,000 रुपए कम कर देंगे, तो कितना बचेगा? 15,000। ये तो आया आपका सुपर प्रॉफिट। लेकिन उसने पूछा है गुडविल, तो गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है? गुडविल इज इक्वल टू होता है, जैसे कहते हैं ना 3 ईयर परचेज, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 ईयर परचेज कहते हैं तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। 5 ईयर परचेज की कहते हैं तो 5 ईयर परचेज करेंगे। कैसे, वो बताएंगे हम जब इसका एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखेंगे, उसमें इसके सारे मेथड देखेंगे हम। आप बस हमारे साथ बने रहिए, पूरा वहां डिटेल में कंप्लीट कराएंगे। अब तो आपको इतना याद रखना, अगर परचेज दी हुई है तो 3 ईयर की परचेज हो तो 3 की मल्टीप्लाई, 2 ईयर की परचेज हो तो 2 ईयर की मल्टीप्लाई। और किस में करनी है? सुपर प्रॉफिट में। किस में करनी है? सुपर प्रॉफिट में करनी है। अब यहाँ 3 इंटू सुपर प्रॉफिट कितना था आपका? 15,000, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 45,000, 45,000। तो सही आंसर क्या होगा आपका? डी, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट प्रिसाइज टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी, तरलता का सबसे सटीक परीक्षण होता है। तो तरलता अगर लिक्विडिटी देखनी है, क्या क्विक रेशियो से देखेंगे, करंट रेशियो से देखेंगे, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो से देखेंगे, या नन ऑफ द अबव? देखिए, लिक्विडिटी तो आपका क्विक रेशियो भी बताता है, करंट रेशियो भी बताता है, लेकिन ये कह रहे हैं सबसे सटीक बेस्ट कौन सा होगा। तो देखिए, बेस्ट कौन सा होगा? बेस्ट आपका होता है आपका एब्सोल्यूट
लिक्विड रेशो, पूर्णतया तरल अनुपात। ये क्या होता है? ये बताता है कि कंपनी एबल है या नहीं अपने क्लियर ऑफ करने के लिए डेब्ट, कितनी एबल है, कितनी एबिलिटी है कंपनी की, कितनी जल्दी अपने जो कंपनी के जो डेब्ट हैं कितनी जल्दी उनको वापस कर सकती है। और इसके लिए फॉर्मूला जो होता है, इसका फॉर्मूला आप लिख लें। यहाँ पर जो ये रेशो होता है तो ये किस किस के बीच में होता है? यहाँ पर एब्सोल्यूट लिक्विड, जो हाईली लिक्विड होती हैं, हाईली हाईली लिक्विड एसेट, हाईली लिक्विड एसेट जो होती हैं उनको डिवाइड किया जाता है लिक्विड लिक्विड एसेट से, मतलब कि लिक्विड एसेट और लिक्विड लाइबिलिटी से, सॉरी लिक्विड लाइबिलिटी से। तो इसको आप डिवाइड करोगे तब निकलेगा एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। तो आपको याद रखना है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो क्या होता है? लिक्विड एसेट अपन अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्या होती है? करंट लाइबिलिटी। दोबारा मैं इस फॉर्मूले को सही से लिख देता हूं, ये साफ नहीं दिख रहा क्योंकि फॉर्मूला काफी अच्छा है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको दोबारा लिख लेते हैं। बात थी हमारी एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो की। तो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो आप देखेंगे कैसे निकालना है आपको। इसमें आपको लेनी है हाईली करंट एसेट, हाईली करंट असेट लेनी है और उसको डिवाइड करना है आपको करंट करंट लाइबिलिटी से। ठीक है, अब ये इसमें क्या लेंगे आप? इसमें आप क्या क्या ले सकते हैं? जैसे करंट एसेट में आप कौन कौन सी करंट एसेट लेंगे? सभी नहीं लेनी है आपको। एक तो लेना है कैश इन हैंड, जो हाथ में कैश होता है, प्लस कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, या और कोई ऐसी ऐसी करंट एसेट हो जिसको जल्दी से जल्दी बेचा जा सकता है। जैसे कौन सी हो सकती है? मार्केटेबल, क्या हो सकती है? मार्केटेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटी हो सकती हैं, मार्केटेबल मार्केटेबल सिक्योरिटी हो सकती हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो सकती है, वो सभी इसमें आएंगी। और नीचे करंट एसेट करंट लाइबिलिटी क्या क्या होती है वो तो आपको पता ही है। और एक बात और, इसका जो आप बोलते हैं जिसको आइडियल रेशो होता है, जो आदर्श रेशो होता है, वो माना जाता है 0.5 इज टू 1, ये याद रखना। ठीक है, और ये कितना होता है? लिक्विड रेशो जो आइडियल माना जाता है वो 1:1 होता है। और करंट रेशो क्या होता है? 2:1 होता है। ये आइडियल रेशो है। और जो एब्सोल्यूट हो गया आपका 0.5:1 हो गया। ठीक है, तो आपको याद रखना क्विक रेशो को ही लिक्विड रेशो भी कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशो भी कह देते हैं। लेकिन यहाँ मैं लिक्विड रेशो की बात नहीं कर रहा, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो की बात हो रही है यहाँ पर। तो सबसे सटीक होता है आपका एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हम तभी मोटिवेट होते हैं यदि आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।